Alright. So, essay writing for UPSC CAPF. So, this is the second session and today we'll be discussing the body part. ठीक है, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था इंट्रो और आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी. ठीक है, तो इन द प्रीवियस सेशन आई हैड टॉट यू 12 डिफरेंट टेक्निक्स टू राइट द इंट्रोडक्शन और आज के सेशन में हम देखेंगे 11 डिफरेंट टेक्निक्स टू राइट द बॉडी. Now, before starting with the different techniques, तो there is a very common question कि body कितने words का होना चाहिए. See, in total you have to write in 300 words. तो अगर आप introduction लिखते हो around 40 to 50, right, and you write the conclusion in around 30 to 40, so around 200 or 220 words you can write for the body part. ठीक है, बॉडी के लिए 200 से 220 वर्ड्स आप दे सकते हो. ठीक है, नाउ हाउ मेनी पैराग्राफ्स टू राइट? मिनिमम यू कैन राइट 4 to 5 स्मॉल पैराग्राफ्स. ठीक है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि यू हैव टू राइट ओनली 4 पैराग्राफ्स. इट डिपेंड्स. ठीक है, इट डिपेंड्स कि अगर आप कोई दूसरा एंगल लिखना चाह रहे हो तो बेसिकली यू आर चेंजिंग द पैराग्राफ. ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि यू आर राइटिंग मिनिमम 200 वर्ड्स इन योर बॉडी पार्ट. ठीक है, नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, इजंट इट? अनलेस एंड अनटिल यू हैव कंटेंट, आप बॉडी पे क्या लिखोगे, है ना? सो फॉर बॉडी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो और वी हैव रेड इनफ. ठीक है, हमने इतना पढ़ाई की कि हमारे पास कंटेंट है. नाउ सो बेसिकली स्टार्टिंग विद द क्रोनोलॉजिकल अप्रोच. ठीक है, बॉडी का जो सबसे पहला अप्रोच है इट इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल अप्रोच. See, you don't have to note down anything, you'll get the PDF, right? So now presenting ideas or events in the order they occurred over time. ठीक है, अब देखो मैं इसमें यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि when to use. ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली ये वाला जो टेक्निक है इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, when to use, तो देखिए टॉपिक्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस. ठीक है, ऑल दोज टॉपिक्स जहाँ पे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हो रहा है, पॉलिसी चेंजेस और सोसाइटल डेवलपमेंट. राइट, टॉपिक्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, पॉलिसी चेंजेस और सोसाइटल डेवलपमेंट. अब ये टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एन एसे ऑन एजुकेशन इन इंडिया. ठीक, टॉपिक क्या हो सकता है? एजुकेशन इन इंडिया. डिस्कस द एंशियंट गुरुकुल सिस्टम. ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसमें? अबाउट द एंशियंट गुरुकुल सिस्टम. ठीक है, उसके बाद कॉलोनियल इन्फ्लुएंस. ठीक है, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, तो उस टाइम उनका क्या इन्फ्लुएंस था ऑन द एजुकेशन सिस्टम. राइट, फिर उसके बाद आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बता सकते हो कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए. ठीक है, देयर वेर मेनी कमिटीज एंड कमीशंस विच वर फॉर्म्ड. राइट, एंड फिर मॉडर्न इनिशिएटिव्स लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन राइट इन 3 to 4 पैराग्राफ्स. ठीक है, तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल अप्रोच. राइट, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट, फिर आप मॉडर्न आ रहे हो, मॉडर्न के बारे में बात कर रहे हो, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्ररी, मतलब जो अभी चल रहा है. राइट, सो बेसिकली दिस टेक्निक इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल अप्रोच. राइट, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक है एजुकेशन इन इंडिया. कोई मुझे बता सकता है कि कोई और टॉपिक हम ले सकते हैं इसके लिए? एनी अदर टॉपिक्स जहाँ पे ये टेक्निक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? एनी वन? please raise your hand. Please raise your hand. Okay, so I can see Vishwant. Yes, Vishwant. Okay. ऑल राइट, ठीक है, वहाँ पे भी हम ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, देयर वाज अ क्वेश्चन वाज ऑन ट्राइबल, isn't it? So we can use this technique which is known as chronological approach. I hope this technique is clear. Anyone having any doubts, just please raise their hand. They can raise their hand.
Okay, so related to tribal health and its evolution, good. Starting with Sharda Act, okay. Development of print technology, yes. ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ये वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली दिस टेक्निक इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल अप्रोच. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ नोन एज कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, इस टेक्निक का नाम है कॉज एंड इफेक्ट. यस, इनफैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट अगर टॉपिक आता है तो इवन फॉर दिस टॉपिक यू कैन यूज द क्रोनोलॉजिकल अप्रोच. नाउ द सेकेंड टेक्निक इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट. अब देखिए इसमें ये व्हाट इज दिस बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट. आइडेंटिफाइंग कॉजेस ऑफ एन इशू एंड एनालाइजिंग देयर इफेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक इशू होगा. ठीक है, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट. सो वेन एवर यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, so you can use this technique which is known as cause and effect. Now when to use? Essay related to social issues. ठीक है, whenever you find any social issues, environment और terrorism, ठीक है, जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखता है तो वहाँ पे आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट. अब देखिए, अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इन एन एसे ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज इट इज़ अ कंसर्न. एक्सप्लेन द कॉजेस. आप सबसे पहले कॉज को बताइए, समझाइए व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड क्लाइमेट चेंज. ठीक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, राइट, एंड इफेक्ट्स, कि उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, समझ रहे हो. बेसिकली राइजिंग सी लेवल, बायोडाइवर्सिटी लॉस, राइट. सो दिस टेक्निक इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट. हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम उन टॉपिक्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई इशू है, राइट, वेयर यू फाइंड एनी इशू. टॉपिक्स लाइक सोशल इशूज, ठीक है, रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, वुमेन, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड टेररिज्म. Yes, Janvi, you have any doubts? Yes, definitely you can use for old age as well. ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी के पार्ट हैं तो ओल्ड एज के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली हम उसमें ये लिखेंगे कि व्हाट ऑल द प्रॉब्लम्स दे फेस, ठीक है, फिर उनका सॉल्यूशन क्या होगा. ठीक, सो बेसिकली दिस टेक्निक इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट, राइट. आई होप दिस टेक्निक इज क्लियर. ठीक है, इफ इट इज़ क्लियर तो हम आगे देखते हैं द थर्ड वन विच इज़ नोन एज. यस, यू कैन यूज द टॉपिक लाइक दिस टेक्निक फॉर द टॉपिक लाइक पॉवर्टी. ठीक है, अभी किसी ने मैसेज सेक्शन में डाला वाटर क्राइसिस, पॉवर्टी. यस, वेरी गुड. सो दिस टेक्निक, द थर्ड वन इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच. यस, व्हाट्स योर डाउट? No, not at all. Who said? Introduction is entirely different. If you will write about the cause and effect in the introduction, तो फिर आप बॉडी में क्या लिखोगे? पिछले सेशन में आप थे? अच्छा, yes, we are discussing the body part. ठीक है, तो cause and effect. ठीक है. Third one is known as problem solution approach. This technique is known as problem फिर solution approach. Presenting a problem, discussing its magnitude कि कितना बड़ा वो प्रॉब्लम है, and suggesting practical solutions. देखिए solutions क्या, it has to be practical. ठीक है, आप लोग अपने आंसर्स में बहुत इधर उधर की बातें करते हो, बट यू हैव टू राइट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. ठीक है, वी हैव टू प्रेजेंट अ प्रॉब्लम, डिस्कस इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना सीवियर प्रॉब्लम है, और उसके बाद वी कैन सजेस्ट सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. नाउ व्हेन टू यूज? फॉर टॉपिक्स रिलेटेड टू गवर्नेंस. ठीक है, अगर मान लो कि कोई करप्शन हो रहा है, ठीक है, अभी किसी ने शायद लिखा भी था. ठीक, तो इन केस द टॉपिक इज ऑन करप्शन. ठीक है, इट इज़ अ प्रॉब्लम. अब ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है,
वी कैन डिस्कस इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है. टॉपिक इज ऑन इकोनॉमी, ठीक है, और द टॉपिक इज ऑन डेवलपमेंट challenges. So we can use this technique which is known as problem solution approach. Let us understand with the help of example. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है. दिस इज अ PYQ asked in CAPF, ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस इट्स कॉजेस. सबसे पहले आप क्या डिस्कस करेंगे, एक पैराग्राफ में आप डिस्कस करोगे कॉज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑन यूथ, ठीक है. यू विल चेंज द पैराग्राफ एंड यू विल राइट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन यूथ. प्रपोज सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन पक्का होगा, ठीक है. सोल्यूशन यू हैव टू राइट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ठीक है. थर्ड पैराग्राफ लाइक स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन, ठीक है. बेसिकली आप देखो ऐसे यू हैव टू अरेंज योर पैराग्राफ्स, ठीक है. आप लोग क्या करते हो कि एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज डालते हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है. वन पैराग्राफ हैज टू डील विथ ओनली सिंगल आइडिया. जैसे आइडिया चेंज हुआ यू हैव टू चेंज द पैराग्राफ, गॉट इट. सो राइट स्मॉल पैराग्राफ्स, ठीक है. मल्टी डायमेंशनल ऐसे को क्या लिखना है हमें, मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखना है. सो हाउ टू राइट मल्टी डायमेंशनल, तो दिस इज द वे यू हैव टू राइट मल्टी डायमेंशनल. आप कॉज के बारे में लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, ठीक है. और क्या आप कॉन्सिक्वेंसेज भी लिख रहे हैं. यस विजयंत, यू हैव एनी डाउट्स. देखिए आप ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ओवर डिस्क्राइब अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि वी हैव ओनली 300 वर्ड्स ना. आपको क्या है, एक आइडिया देना है एग्जामिनर को, हाँ, कि ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न. अब उसको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है. बेसिकली दे वांट योर आइडियाज़ कि हाँ, कि यार कैंडिडेट के दिमाग में मतलब पिक्चर बहुत क्लियर है, गॉट इट. हाँ बिल्कुल, ठीक है. आप कॉमा डाल के, ठीक है, कॉमा डाल के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक. इफ़ यू आर सपोर्टिंग विद सम डेटा एंड फैक्ट्स फिर और भी सही रहेगा, ठीक है. अगर आप कोई डेटा फैक्ट्स के साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन राइज हो रहा है तो कितना राइज हो रहा है, ठीक है. यस, सो आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच. यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक ही पैराग्राफ में सब कुछ मत इंक्लूड करना, ठीक. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, कि चेंज द पैराग्राफ. अभी आपने कॉज डिस्कस किया फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है, बेसिकली द सेकंड पैराग्राफ, तो अगले पैराग्राफ में आप सोल्यूशन देंगे, ना कि आप उसी में, गॉट इट. ऑल राइट, ठीक है. यस अभिनव. इंटरनल सिक्योरिटी में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. Okay, yes, you can use it for, see, if the topic is on LWE, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है. आप उसके बाद डिस्कस करो कि मैग्नीट्यूड कितना बड़ा प्रॉब्लम है. तो जिसमें भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो यू कैन यूज प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच, ओके. ऑल राइट. यस विजय, यू हैव एनी अदर डाउट. देखो यार, यू हैव टू राइट इन 30 to 40 वर्ड्स. एक छोटा पैराग्राफ को आप 30-40 वर्ड्स में लिखो, ठीक है. अब ये नहीं है कि आप पूरे ऐसे को आप कॉजेज ही एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है. जैसे आप LWE, प्रॉब्लम ऑफ LWE, इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है. तो ये अब हम लोग ये नहीं करेंगे कि हम बहुत बड़ा लेंदी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, राइट. बेसिकली आपने जो बोला था कि वी आर राइटिंग बाय गिविंग कॉमर्स, ठीक है, तो दैट विल बी सफिशिएंट. आप कॉमर्स तो अपने पॉइंट्स को डाल दो, ठीक है. 30-40 वर्ड्स. हम्म.
यस, आप ऐसे लिख सकते हो कि देर आर सेवरल रीजन्स और देर आर सेवरल कॉजेस। ठीक है, फर्स्टली दिस, ठीक है, एक दो लाइन लिखो, चेंज द पैराग्राफ। सेकेंडली ये, समझ रहे हो? ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे इट विल बिकम वेरी बोरिंग। ठीक है, एग्जामिनर आपका पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि राइट स्मॉल पैराग्राफ्स। यह सब है। You are preparing for your CAPF and you don't know about LWE? How come it is possible? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, तो जिसे नक्सलिज्म कहते हैं, बेसिकली वही है। चलो ठीक है। उसके बाद देखिए, द फोर्थ अप्रोच इज थीमेटिक अप्रोच। ठीक है, द फोर्थ अप्रोच इज नोन एज थीमेटिक अप्रोच, डिवाइडिंग द एसे इन थीम्स और डायमेंशंस। देखिए, ये अप्रोच भी बहुत अच्छा है। बेसिकली वी हैव टू डिवाइड द होल बॉडी इनटू डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल। अब कब यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़? टॉपिक्स रिक्वायरिंग अ मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, जिस टॉपिक में भी आपको लग रहा है कि हम मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिख सकते हैं, तो देयर यू कैन use this technique which is known as thematic approach, right? What are the different themes? Different themes are social, economical, political, environmental. ठीक है, तो these are the different themes. Let us understand with the help of example. Impact of technology on society. Now this is the question, impact of technology on society, कि society पे technology का क्या impact है। Now we can divide this body into social, economic, political, cultural and ethical impact. देखिए, टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट्स तो होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी होंगे, कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होंगे। ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट्स भी। बेसिकली देखो, वेस्टर्नाइजेशन, वी आर फॉलोइंग वेस्टर्नाइजेशन, तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है on our culture. ठीक है, ethical impact as well, right? So these are the different dimensions: social, economic, political, cultural, ठीक है, ethical। इसके अलावा जहाँ पे आप environmental डाल सकते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, right? So these are the different themes। ठीक, तो ऐसे can be divided into different themes। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। yes, yes you can write। ठीक है, आप प्रॉज एंड कॉन्स, बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि कैन वी राइट प्रॉज एंड कॉन्स इन अ सिंगल पैराग्राफ? बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो यार, लिख सकते हो। कोई देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसे राइटिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन योर अजम्पशन। ठीक है, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसमें, बट इट हैज़ टू बी लॉजिकल। जो क्वेश्चन पूछा है उसका डिमांड को फुलफिल करना है, दैट्स इट। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ वन, दिस टेक्निक इज नोन एज कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट? ड्राइंग कंपैरिजंस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और सिनेरियोज। ठीक, ड्राइंग कंपैरिजंस बिटवीन टू सब्जेक्ट और सिनेरियोज। अब इसको कब यूज़ करना है? ऐसे रिक्वायरिंग अ बैलेंस्ड व्यू और ग्लोबल कंटेक्स्ट, जहाँ पे भी आपको बैलेंस्ड व्यू डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है ना, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको सिमिलर लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज ऑन डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, नाउ बेसिकली वी कैन कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम। बेसिकली ये क्या है? दो टॉपिक्स हैं,
आपसे व्यू पूछा है कि यार डेमोक्रेसी होना चाहिए या ये होना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए या ऑथोरिटेरियनिज्म होनी चाहिए। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, है कि नहीं। हम क्या करेंगे उस ऐसे में, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप अपने बॉडी में ये लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है। बेसिकली यू कैन राइट द पॉजिटिव्स, प्रोस, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि यार ये क्यों सही है, ठीक है। अगेन यू कैन राइट द कॉन्स। बेसिकली यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड व्यू। देखो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा है कि ये दोनों में आपको कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। द क्वेश्चन इज ऑन डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम, देयर मेरिट एंड डिमेरिट। यू जस्ट हैव टू कंपेयर इट। आप आर्गुमेंट राइटिंग में क्या करते हो, बेसिकली आप फॉर एंड अगेंस्ट में पॉइंट लिखते हो, ठीक है। बेसिकली इसमें भी आपको वही करना है। यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड व्यू। नाउ डोंट राइट इन अ पॉइंट वाइज मैनर, ठीक है। हम आर्ग्यूमेंट में क्या करते हैं, हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, इजंट इट। यहाँ लिखा, एक पॉइंट लिखा, ऐसे। बट ऐसे राइटिंग में हम पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते। वी हैव टू राइट इन पैराग्राफ्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव डिस्कस किया है, ठीक है, चेंज द पैराग्राफ, नॉट डिस्कस अबाउट द कॉन्स, ठीक है। फिर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों सक्सेसफुल है। गॉट इट। सो दिस टेक्निक इज नोन एज कंपैरेटिव एनालिसिस। बेसिकली यू आर कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट्स। आपके क्वेश्चन में ज़रूर देखना, व्हेन यू विल सी द PYQs यू विल फाइंड कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ये क्या चेक हो रहा है कि वेदर दे आर एबल टू कंपेयर, ठीक है, क्या बैलेंस्ड थॉट मतलब आप प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली उन टॉपिक्स में हम इस टेक्निक को यूज करेंगे विच इज नोन एज कंपैरेटिव एनालिसिस। यस विजयंत, यू हैव एनी डाउट्स? एग्जैक्टली, ठीक है। इस साल भी एक क्वेश्चन था, नेशनल डिफेंस बजट एंड ग्लोबल पीस। तो बेसिकली आपसे क्या, आपको यू हैव टू कंपेयर, ठीक है, कि यार दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं, ठीक है। बिना बजट के नेशनल डिफेंस इज नॉट पॉसिबल। वैसे पीछे मतलब व्हेन यू विल सी द PYQs तो कुछ क्वेश्चंस आया था कि इंडियन आर्म्ड फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग, ठीक है, एंड टाइमली एक्शन। बेसिकली आपको दो पॉइंट्स दिए गए थे, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली दीज आर द लीड्स। आपके क्वेश्चन में लीड्स दिए रहेंगे। देखो यहाँ पे दिया है लीड, डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन में लीड्स मिलेंगे। आपको बेसिकली इस टेक्निक को यूज करना है विच इज नोन एज कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। यस अभिनव? Okay, now coming forward to the next technique which is known as data and case study based, using statistics, real world examples and case studies to strengthen arguments, ठीक है। आई ऑलवेज टेल यू गाइज कि आप डेटा फैक्ट्स को कलेक्ट करो, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करो। सो व्हेन टू यूज दिस टेक्निक, फॉर एविडेंस बेस्ड ऐसे, ठीक है, एविडेंस बेस्ड ऐसे, हेल्थ, पॉवर्टी एक्सेट्रा। चलिए देखिए, टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। टॉपिक इज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ इंक्लूड डेटा ऑन लिटरेसी रेट। आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप डेटा डालिए, लिटरेसी रेट, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, कि व्हाट इज द रीसेंट डेटा, ठीक है। रीसेंट डेटा क्या कहता है, ठीक है, अभी हाल में पिछले या पिछले के पिछले महीने में ये रिलीज हुआ है लेटेस्ट डेटा, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं। ऑल्सो केस स्टडीज एंड सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज सम केस स्टडीज एंड सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स, ठीक है।
कोई भी सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स अगर गवर्नमेंट का है तो आप उसको भी अपने ऐसे राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली दिस टेक्निक इज नोन एज डेटा एंड केस स्टडी। आप डेटा का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। कुछ भी आप बात कर रहे हो, वन वट एवर यू आर राइटिंग इन योर बॉडी, यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ डेटा। डेटा के हेल्प से हम अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं, ठीक है। यस हरीश, व्हाट्स योर डाउट? देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द एथिक्स केस स्टडीज़ जो कि सिविल सर्विसेज में के मेंस में आप लोग लिखते हैं, ठीक है। उतना इलेबोरेट नहीं करना है, छोटा सा केस स्टडी। मतलब बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब हम इसमें कितना बड़ा लिख सकते हैं, बेसिकली 30 to 40 वर्ड्स कि व्हेन इट वाज रिलीज्ड, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था, इसका एम क्या था, और कितना ये सक्सेसफुल हुआ है अभी तक, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, 5 से 6 साल में या जितना भी टाइम हुआ कि कितना ये सक्सेसफुल है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट सक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस इतना ही लिखना है। अगर कुछ सक्सेसफुल इनिशिएटिव है तो वाई, व्हाट मेड दैट इनिशिएटिव सक्सेसफुल, समझ रहे हो? तो ये हमें लिखना है। एक एक काफ़ी होगा, वन विल बी इनफ, ठीक है, वन विल बी सफिशिएंट, ठीक है। देखो हम बेसिकली बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस टेक्निक को ही यूज़ कर सकते हैं। यू कैन क्लब एनी 2 टेक्निक्स, 3 टेक्निक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे थीमेटिक अप्रोच में डेटा नहीं डाल सकते। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सोशल और ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल, यहाँ पे भी आप डेटा डाल सकते हो, ठीक है। तो यू कैन क्लब 2 टेक्निक्स, ठीक है। वेन एवर यू आर कंपेयरिंग यू कैन, ठीक है, यू कैन गिव डेटा एंड फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में ये सारे टेक्निक्स इंटरलिंक्ड है। नाउ फिलोसॉफिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए केस स्टडीज़ क्या होते हैं, बेसिकली वेन एवर देर इज़ सम इनिशिएटिव्स, कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक, ये एक इनिशिएटिव है। डू यू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव? सेक्स रेशियो, हाँ, टू इंक्रीज द सेक्स रेशियो और इन फैक्ट यस, लिटरेसी रेट, ठीक है। बेसिकली एनरोलमेंट रेट, लिटरेसी रेट उनको बढ़ाना है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। अब ये किसी साल आया होगा, ठीक है, किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया होगा, राइट। धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में फैला होगा और धीरे धीरे वो सक्सेस बना होगा। तो बेसिकली ये एक पूरी कहानी है, समझ रहे हो, इट इज़ अ कंप्लीट स्टोरी, ठीक है। तो उसी को आपको लिखना है केस स्टडी, ठीक। टेक द हेल्प ऑफ एनी एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो वैसे आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, जब मान लो कि टेररिज्म का टॉपिक है, ठीक है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स, ठीक है। वो भी एक केस स्टडी है, ठीक है, कैसे वो सक्सेसफुल हुआ, राइट। सो दिस इज नोन एज केस स्टडीज। अब ये केस स्टडीज क्या है, ये मनगढ़ंत नहीं है, ऑल दीज आर द रियल वंस, रियल इंसिडेंट्स, यस। ऑल राइट, coming forward to the next one, it is philosophical approach using quotes, theories or philosophies to explore the topic. कब यूज़ करना है, फॉर एब्स्ट्रैक्ट और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको दिखेगा कि एक क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल, ठीक है, 1 essay इज ऑन फिलोसॉफिकल
ना, उसमें अपना अप्रोच क्या होगा? ठीक है, आप फिलोसॉफिकल में आप डेटा फैक्ट्स तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली देखो क्वेश्चन कैसा रहता है, हैप्पीनेस इज रियल ओनली व्हेन शेयर्ड, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस इज रियल ओनली व्हेन यू शेयर इट, ठीक है। इंक्लूड व्यूज ऑफ थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल और गांधीयन आइडियाज ऑन कम्युनिटी वेलफेयर, ठीक। गांधी जी ने कम्युनिटी वेलफेयर के लिए बोला है, देयर आर ऑल्सो प्रोविजंस इन डीपीएसपी, ठीक है, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। तो हैप्पीनेस कब है, मतलब व्हेन वी आर एक्चुअली हैप्पी, व्हेन वी आर शेयरिंग द हैप्पीनेस, ठीक है। मान लो जब हम साथ में कुछ काम कर रहे हैं, साथ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, सो दैट इज द रियल हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस इज रियल ओनली व्हेन शेयर्ड, ठीक है, दैट इज द ट्रू हैप्पीनेस, राइट। हैप्पीनेस इज ओनली, सी व्हेन यू आर फीडिंग समवन, ठीक, जब आप साथ में बैठ के खा रहे हो, है ना, तो वो क्या है, मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, isn't it? So happiness is real only when shared. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल बेस्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या बॉडी में लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट रियल हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हैप्पीनेस इज रियल, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ फेक हैप्पीनेस भी हो सकता है। इससे तो यही मुझे समझ में आ रहा है कि हैप्पीनेस फेक भी हो सकती है, ठीक है। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी बट यू आर नॉट एक्चुअली हैप्पी, राइट। तो ये सब चीज़ हम इस ऐसे टॉपिक्स में हम, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फिलोसॉफिकल अप्रोच। अब देखिए इस टेक्निक के लिए यू हैव टू रीड लॉट, ठीक है। आपको एरिस्टोटल के बारे में पढ़ना होगा, आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। उनके क्या आइडियाज़ थे, उन्होंने क्या बोला, राइट। सो दिस टॉपिक और दिस टाइप ऑफ ऐसे रिक्वायर्स अ थॉरो नॉलेज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पेपर 1 पेपर 2 न्यूज़पेपर पढ़ने, इनफैक्ट यू कैन रीड सम अदर बुक्स एज वेल, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज नोन एज फिलोसॉफिकल अप्रोच। आई होप दिस टेक्निक इज क्लियर, ठीक है। PYQs एनालाइज करिए, आपको दिखेगा बहुत सारे क्वेश्चंस। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। इस टेक्निक का क्या नाम है, जनरल टू स्पेसिफिक टेक्निक, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग दिस टेक्निक एक बार क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है। फटाफट देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्रोनोलॉजिकल अप्रोच से, ठीक है। आपने एग्जाम्पल भी बताया था कि ट्राइबल वाला, राइट। तो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया कि वेन एवर यू फाइंड एनी इशू इन द क्वेश्चन यू कैन यूज द सेकेंड टेक्निक विच इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट। द थर्ड वन इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखा, ठीक है। अभी आप पूछोगे कि यार ऊपर भी यही था, अभी आपने ये बोला कि इशू, ठीक है, और फिर आप अभी सेम बोल रहे हो कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। सो व्हाट इज़ दैट बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, कम डिफरेंस है। बेसिकली आप इसमें सॉल्यूशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशंस भी दे रहे हो, ठीक है। पर ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में हम कॉज, बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे सोशल इश्यूज़ के होंगे तो आप सेकेंड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, यू कैन राइट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। उसके बाद थीमेटिक अप्रोच, राइट अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल, एथिकल डायमेंशंस, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, कंपैरेटिव एनालिसिस, बेसिकली हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद डेटा एंड केस स्टडीज़, ठीक है, वी आर यूजिंग डेटा एंड केस स्टडीज़, ठीक है। अब किन किन टॉपिक में हम यूज़ कर सकते हैं, टॉपिक्स लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, हेल्थ, पॉवर्टी, तो यहाँ पे हम डेटा एंड केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया फिलोसॉफिकल अप्रोच, ठीक है। आगे देखिए जनरल टू स्पेसिफिक।
starting with a broader view of topic and gradually narrowing it down to specifics. ठीक है, सबसे पहले आप बिग पिक्चर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, जो बड़ा मुद्दा है उसके बारे में बात कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आप उसको क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है. When to use for essay on global issues with national relevance. ठीक है, essays on global issues. Global issues, climate change है कि नहीं? Climate change is a global issue. Rise of artificial intelligence है कि नहीं? But it has some national relevance है कि नहीं? AI का रेलिवेंस है कि नेशनल रेलिवेंस है. क्लाइमेट चेंज इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट, फॉर एसेज ऑन ग्लोबल इश्यूज. ठीक है, आप नो व्हाट्स योर होमवर्क. आपका होमवर्क ये है कि आप बैठ के सोचो कि व्हाट ऑल आर द ग्लोबल इश्यूज. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ग्लोबल इश्यूज. ठीक है, ऐसे करके आप प्रिपेयर करो कि दीज आर द ग्लोबल इश्यूज. ठीक है, टेररिज्म, यस इट इज़ अ ग्लोबल इशू. तो जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं वहाँ पे वी कैन यूज दिस टेक्निक विच इज़ नोन एज जनरल टू स्पेसिफिक. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का भारत पे क्या इम्पैक्ट है. बिगिन विथ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबली. ठीक है, आप वर्ल्ड लेवल पे बात करिए. सबसे पहले आप ग्लोबल लेवल पे बात करिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लोबलाइजेशन. देन फोकस ऑन इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस. ठीक है, अब आप इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस. ठीक है, बेसिकली 1991 क्या हुआ था 1991 में, इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमी. एलपीजी, यस एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी का फुल फॉर्म तो बताओ. गुड, ग्रेट, गुड. ठीक है, तो बेसिकली 1991 से पहले जो अपना इकोनॉमी था और 1991 के बाद जो अपना इकोनॉमी था है, तो उसमें क्या है, कुछ तो चेंज है. ठीक है, उससे पहले ग्लोबलाइजेशन ऐसा कुछ था नहीं. ठीक है, बट आफ्टर 1991, तो जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन है यहाँ पे, तो आप ऐसे अपने बॉडी में लिख सकते हो. ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन तो देखो ग्लोबल लेवल पे चल ही रहा है, पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो हम 1991 से स्टार्ट कर सकते हैं कि यार 1991 से पहले जो अपना इकोनॉमी था इट वाज बेसिकली क्लोज्ड, है ना. उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे खोला, अपना ओपन इकोनॉमी हुआ. ठीक है, जैसे ओपन इकोनॉमी हुई तो फिर ट्रेड बढ़ा. ठीक है, ट्रेड बढ़ा तो उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा. और पीएलआई के बारे में कैसे आप यूज़ करोगे बताओ. कैसे आप यूज़ करेंगे बताइए, व्हाट्स योर आइडिया. व्हाट बेसिकली इज पीएलआई. इंसेंटिव्स. ठीक है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स. तो यस आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली हम बिल्कुल, ठीक है, हमने अभी बिल्कुल 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 यस यू कैन यूज़. ठीक है, यू कैन बिल्कुल लिख सकते हो. यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पीएलआई बिल्कुल यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इसके साथ साथ यस यू कैन यूज़. ठीक है, अदर नेशंस आर हेल्पिंग. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम दूसरे कंट्रीज़ का हेल्प ले रहे हैं. तो ये क्यों क्यों पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी रहते तो क्या हमें कोई हेल्प करता, या क्या हम किसी के लिए हेल्प करते, नहीं.
राइट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पीएलआई बिल्कुल लिख सकते हो, मोर एफडीआई, ठीक है, एफडीआई यहाँ पे देखो लिखा है, फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रेफरेबली गिव टैक्स बेनिफिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड ऑल। यस, गुड पॉइंट्स। इज सेल्फ रिलायंस बून और बीन फॉर इंडियन इकोनॉमी? ये क्या आपने क्वेश्चन पूछा है क्या? अच्छा, हाँ, तो ऐसे करके क्वेश्चन भी आप पोज कर सकते हो। राइट, सो दिस टेक्निक इज नोन एज जनरल टू स्पेसिफिक। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ग्लोबल इशू होने चाहिए और इट हैज़ टू बी लिंक्ड विथ इंडिया, ठीक है, इंडिया से, इंडिया नेशनल रेलिवेंस होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट्स? यस अभिनव। हम्म, ठीक है, आप बेसिकली डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी से। यस, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, बिम्स्टेक, सार्क, एशियान, जितना भी है, ठीक। देखो, हाँ, अगर ग्लोबलाइजेशन पूछा है तो उसमें आप बेसिकली आप G7 और ये सब के बारे में मतलब एक छोटा सा एक हिंट दे सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं, उसको इलैबोरेट नहीं करना है। गॉट इट? यू डोंट नीड टू इलैबोरेट एवरीथिंग। ऐसे में क्या होगा, फिर आप कुछ ना कुछ छोड़ दोगे। यस चंदन, व्हाट्स इट अप? हम्म, यस, ठीक है, कोई भी पॉइंट के लिए, कोई भी आइडियाज़ के लिए, वन थिंग कीप इन योर माइंड, फॉर एनी आइडियाज डोंट राइट मोर देन 30 to 40 वर्ड। कोशिश करना है कि 30 वर्ड्स या 40 वर्ड्स के अंदर ही हम उस पॉइंट को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कैंडिडेट क्या करते हैं, दे विल स्टार्ट द पैराग्राफ फ्रॉम हियर, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे। एक आइडिया दिया, चेंज द पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड, राइट, ओके, ठीक है। यस चंदन, व्हाट्स योर डाउट? हम्म, 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 हम्म। देखो, अगर पूछा है क्वेश्चन में कि ग्लोबलाइजेशन वेदर इट इज़ अ बून और अ पेन, ठीक है, तब आप जो आप बता रहे हो ना, वो आप यूज़ करोगे, बेसिकली यू विल कंपेयर। पर अगर यहाँ पे ये पूछा है कि यार सिर्फ ऐसे किसी कुछ हिंट नहीं दिया है, बस ये क्वेश्चन में ये पूछा है ग्लोबलाइजेशन एट इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो फिर हम ये वाला टेक्निक यूज़ करेंगे। समझ रहे हो, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे हमें डिलीवर करना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर ग्लोबलाइजेशन इज़ गुड और बैड फॉर इंडियन इकोनॉमी और फॉर कंट्रीज, ठीक है, तब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन होगा, पर उसको हम बहुत सारे टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। पिछले सेशन में आपको ये दिखाया था, एक टॉपिक को हम 3 से 4 टेक्निक से हम मतलब लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ नरेटिव स्टाइल, ठीक है। नाइन्थ वन इज नरेटिव स्टाइल, राइटिंग द essay like a story with characters और situations for illustration, ठीक है। क्या हमने इंट्रोडक्शन के लिए कोई ऐसा टेक्निक यूज़ किया था? किसी को याद है? व्हाट वाज द इमेजिनेशन, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? एक और टेक्निक था, इफ़ यू रिमेंबर, बताओ। ठीक, पर्सनल एनेक्डोट, वेरी गुड। हाइपोथेटिकल और पर्सनल एनेक्डोट, वेरी गुड, ठीक है। इमेजिनेशन,
hypothetical problems and personal anecdote. So राइटिंग द ऐसे लाइक अ स्टोरी विथ कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक स्टोरी लिखेंगे विथ सम कैरेक्टर्स, या फिर हम कोई सिचुएशन का यूज़ करेंगे फॉर इलस्ट्रेशन. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, डोंट ओवर एक्सप्लेन. ठीक है, बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करना है. पता चला आपने पूरे ऐसे में ऐसे राइटिंग नहीं, स्टोरी राइटिंग कर दी, राइट. सो व्हेन टू यूज, टू मेक द ऐसे इंगेजिंग. ठीक, इफ़ यू वांट टू मेक योर ऐसे इंगेजिंग स्पेशली फॉर सोशल इश्यूज. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझिए. फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक इज ऑन चाइल्ड लेबर. नरेट अ हाइपोथेटिकल स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड फोर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. ठीक है, एक ऐसा बच्चा है जिसे फोर्स किया गया है टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, हाईलाइटिंग द इश्यूज इमोशनल एंड सोसाइटल एस्पेक्ट. ठीक है, तो जैसे ही आप वो स्टोरी लिखोगे ना, शॉर्ट स्टोरी, छोटा सा 3 4 5 लाइन में, तो उससे दो चीज़ बाहर क्लियर आएगा. एक तो इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, इमोशनल. दूसरा है सोसाइटल एस्पेक्ट. सोसाइटल एस्पेक्ट मतलब कि यार हम बच्चों से काम करवा रहे हैं. ठीक है, राइट. सोसाइटल एस्पेक्ट्स मतलब कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पे दीज चिल्ड्रंस, दे आर फोर्स टू कंट्रीब्यूट. गेटिंग इट, दे आर फोर्स टू कंट्रीब्यूट. ठीक है, उनको काम करना ही पड़ता है, राइट. तो अब उनके बारे में सोचो, उन बच्चों के बारे में सोचो. इमोशनल एंगल. ठीक है, हम लिख सकते हैं कि यार जो खेलने कूदने की उम्र है, जो पढ़ने लिखने की उम्र है, उसमें उन्हें काम करना पड़ रहा है, राइट. तो थोड़ा सा आप इंगेजिंग बनाइए. ठीक, कोई पर्सनल मतलब एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाना है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टोरी एकदम रियल लाइफ स्टोरी हो, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी भी हो सकता है. यस अभिनव, व्हाट्स योर डाउट? देखो, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, वो सब चीज़ बिल्कुल लिख सकते हैं, बट बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम नैरेटिव, एक बॉडी का एक स्टाइल है बेसिकली, नैरेटिव स्टाइल, अ काइंड ऑफ यू कैन से स्टोरी. ठीक है, आप इसमें DPSP, फंडामेंटल राइट, ठीक है, बहुत कुछ लिख सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटी, लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो. बस मैं एक आपको क्या कहता हूँ, मतलब बेसिकली एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे हम बॉडी लिख सकते हैं. ठीक है, वही तो कह रहा हूँ, लिखने को आप बहुत कुछ लिख सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ऐसे जो पूरा बॉडी है उसमें आप सिर्फ स्टोरी बताओगे. स्टोरी के हेल्प से आप देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ विल डील विद द इमोशनल एंगल, योर पैराग्राफ 3. उसके बाद सोसाइटल एस्पेक्ट विल बी योर 4th पैराग्राफ. समझ रहे हो, ऐसे लिखना है, पूरा कहानी नहीं बनाना है. सो द 9th टेक्निक वाज नरेटिव स्टाइल. उसके बाद देखिए द सेकंड लास्ट टेक्निक, जो आज का डिस्कशन का जो सेकंड लास्ट टेक्निक है, इट इज़ प्रॉज एंड कॉन्स अप्रोच. प्रॉज मतलब ठीक है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रेजेंटिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक बिफोर कंक्लूडिंग. देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेसिकली आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग में तो ये चीज़ चेक हो ही रहा है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में तो बेसिकली आप फॉर एंड अगेंस्ट लिख रहे हो, तो आप वो वाला टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हेन टू यूज़, फॉर बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट रिक्वायरिंग अ होलिस्टिक व्यू. Example is nuclear energy a boon or bane? Whenever you find topics like this, ठीक है, इज न्यूक्लियर एनर्जी बून और बिन, जहाँ पे भी आपको ऐसा टॉपिक दिखा, जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है, ये वाला टेक्निक यूज़ करना, विच इज़ नोन एज प्रॉज एंड कॉन्स. न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ आप पॉजिटिव्स बताओ पहले, ठीक है, कुछ उसके नेगेटिव्स बताओ. ठीक है, डिस्कस एनर्जी एफिशिएंसी वर्सेस environmental and safety concerns.
जहाँ पे एक तरफ आप एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे COP29 के बारे में बताओगे, एनडीसीज की, व्हाट इज एनडीसी? वेरी गुड, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। जहाँ पे आप ये सब डेटा डालोगे, साथ ही साथ आप क्या देखो, बेसिकली आप एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में लिख रहे हैं, बट यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ फ्यू डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना बॉडी लिखना है। ये एक अप्रोच सॉरी, ये एक अप्रोच है, प्रॉज एंड कॉन्स। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरा टेक्निक या दूसरा जो डेटा है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। सो एनर्जी एफिशिएंसी वर्सेस इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी कंसर्न्स, ठीक है। आप यहाँ पे कोई एक एग्जांपल दो, न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी कंसर्न्स, कोई एग्जांपल आ रहा है दिमाग में? एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, इट स्टार्ट्स विथ सी। वेरी गुड, चेरनोबिल, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है, गुड। सो प्रोज एंड कॉन्स अप्रोच, ठीक है। आई होप दिस टेक्निक इज क्लियर। यस विजयंत। हाँ, आप लास्ट में क्या करो कि जब आप कंक्लूड करते हो ना, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखो, ठीक है। आपको किसी का साइड नहीं लेना है कि यार न्यूक्लियर एनर्जी इज अ बून, ठीक है। आप बैलेंस लिखो ना कि हाँ बून तो है, बट एट द सेम टाइम उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, कंसर्न्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कंक्लूजन में लिखना होगा ये। कंक्लूजन से पहले हम क्या लिखते हैं? वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड, ठीक है। अगले सेशन में मैं आपको डिस्कस करूँ, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये सब क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि आज का सेशन बॉडी के लिए स्पेसिफिक है, तो बॉडी पे ही फोकस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द लास्ट टेक्निक इज नोन एज क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये टेक्निक है, पिछले बार भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग द ऐसे बाय एड्रेसिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट, वाई, हाउ, हु, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल आप पूछोगे ना, तो खुद आप उसके कुछ जवाब मिलेंगे। बेसिकली 2-3 पैराग्राफ आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर क्लैरिटी एंड टू कवर ऑल डायमेंशन ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी इन इंडिया, सबसे पहला सवाल आता है कि यार व्हाट इज़ पॉवर्टी। अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो वाई इज़ दिस प्रॉब्लम, क्यों, ठीक है, वाई डज इट परसिस्ट। फिर सवाल ये है कि हाउ कैन इट बी इरेडिकेटेड, ठीक, इसको इरेडिकेट कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिखा है हु आर द सफरर्स, कौन सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली द बीपीएल फैमिलीज, अंत्योदय फैमिलीज, ठीक है। तो ये कुछ सवाल आप पूछ सकते हो, और इन सवालों की मदद से आप 3 से 4 पैराग्राफ बहुत आसानी से लिख सकते हो। वॉट, वाई, हाउ, हु, ठीक है। सो बेसिकली दिस टेक्निक और दिस अप्रोच इज नोन एज क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच। नाउ एनी अदर डाउट्स? यस विजय। हाँ बिल्कुल, आप लिख सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर पैराग्राफ विथ अ स्टेटमेंट लाइक let us let us see what is poverty, ठीक है, what is poverty, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। हैविंग डिस्कस द, जो भी आपने ऊपर डिस्कस किया है फर्स्ट पैराग्राफ में, कॉमा डालो, लेट अस डिस्कस द, अगेन द नेक्स्ट आइडिया, ठीक है। लेट अस डिस्कस व्हाई डज इट परसिस्ट,
फिर आप थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे हैविंग डिस्कस द रीजंस, नाउ लेट अस सी द probable solutions or how it can be eradicated. So this is how you have to maintain the flow. ठीक है, जितने भी बॉडी के पैराग्राफ्स होंगे आपस में लिंक्ड होंगे और फ्लो होना चाहिए. इफ फ्लो इज मिसिंग यू वोंट गेट गुड मार्क्स. ठीक है, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखना. ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में, मतलब पिछले क्लास में आपको ये दिखाया था कि इंट्रोडक्शन का जो लास्ट स्टेटमेंट था बेसिकली उसमें एक देयर वाज अ हिंट. उसमें हिंट क्या था कि हम बॉडी में क्या लिखने वाले हैं. तो सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे, बॉडी के एंड में हम एक छोटा सा हिंट देंगे या फिर बॉडी के स्टार्टिंग में एक हिंट दे देंगे कि दिस बॉडी या ये पैराग्राफ इससे रिलेटेड है. गॉट इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट द एथिकल एंगल, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, एथिकली कॉमा लिख दो आगे. गॉट इट. इफ यू वांट टू राइट अबाउट द एनवायरमेंट एंगल, ठीक है, तो आप यू कैन राइट विथ एनवायरमेंट, ऐसे कुछ लिख सकते हैं. ठीक है, सोशली, इकोनॉमिकली, एथिकली. ठीक है, तो फ्लो का ध्यान रखना कि आप ऐसे में फ्लो मेंटेन करके रखें. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, हाउ टू मेंटेन फ्लो, वही तो अभी आपको बताया ना, अभी जस्ट वही चीज़ बताया कि अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, लेट अस सी व्हाट इज पॉवर्टी. ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको 2-3 चीज़ बताया है. ठीक है, उसके कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं. देखिए, फ्लो मेंटेन करने के लिए कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपको अगले सेशन में आपको बता दूंगा. ठीक है, बेसिकली ऑल दो स्टेटमेंट्स उसका लिस्ट बना के आपको बता दूंगा कैसे आप बॉडीज़ को ना कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली जो यस कनेक्टर्स जो है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा, नो वरीज. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर ऑल द टॉपिक, ऑल द ये टेक्निक्स. ठीक है, तो हमने कितने टेक्निक्स देख लिए यार, 11 इन टोटल 11. देखो, यू हैव टू राइट योर एसे इन कितना अराउंड मान के चलो 16 to 18 मिनट्स. ठीक है, आपके पास सिर्फ 16 से 18 मिनट होते हैं एक ऐसे राइटिंग के लिए. अगर कोई कैंडिडेट बैठ के सोच रहा है ना कि मैं क्या लिखूं, बॉडी में क्या लिखूं, ठीक है, मैं इंट्रो क्या लिखूं, तो क्या वो क्वालिटी आंसर लिख पाएगा? कभी नहीं लिख पाएगा. राइट, सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव डिस्कस्ड 11 टेक्निक्स. हम तो 2-3 टेक्निक में भी कवर कर सकते थे, है ना. मैं आपको बता देता कि यार ये वाला बस ऐसे लिख देना, कुछ ना कुछ तो आप लिख के आ जाओगे. पर हमने 11 टेक्निक्स क्यों डिस्कस किए कि एग्जामिनेशन हॉल में यू शुड नॉट सिट आइडियली. ठीक है, आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आइडियाज़ आने ही चाहिए कि अच्छा यार ये टेक्निक लगा देता हूँ, वो पढ़ाया था क्लास में वो टेक्निक लगाते हैं. समझ रहे हो. फॉर दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू आर रिवाइजिंग ऑल दीज टेक्निक्स. नहीं रिवाइज करोगे आप भूल जाओगे. ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको अभी बताया है, ठीक, यू कैन मेक अ नोट. ठीक है, अभी बहुत चीज़ हमने डिस्कस किया जो कि इस स्लाइड्स में लिखा नहीं है. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हो. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. ओके, और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस. अगेन दिस थिंग इज मिसिंग इन यू गाइस. ठीक है, आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ठीक है सर, ये इट इज़ गुड, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे दिखेगा कैसे कि गलतियाँ क्या कर रहे हो. ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू आर प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली. उसके लिए परिश्रम इनिशिएटिव है, वो इनरोल कर सकते हो. पेपर 2 का टेस्ट सीरीज़ है, वो ले सकते हो. ठीक है, कितना अफोर्डेबल प्राइस पे ये सब लेके आए हो. ठीक है, तो अगला सेशन जो अपना होगा इट विल बी ऑन conclusion, way forward and conclusion. So basically this was the second session. I hope आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं.
बिल्कुल, उसकी भी पीडीएफ अपलोड अब मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इफ़ यू वांट दैट पीडीएफ आई विल शेयर इट विथ यू। ऑल राइट, ठीक है। तो आपको ये सेशन जैसा भी लगा, ठीक है, जस्ट गिव अ फीडबैक, ठीक। आप ऑल राइट, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम ऐसे ही कुछ और सेशंस लेके आएंगे, ठीक है। अब यूट्यूब पे भी आ गया हूँ तो बेसिकली कुछ यूट्यूब पे भी आपको थोड़े बहुत हिंट और ये आइडियाज़ वगैरह देते रहूँगा, ठीक है। यस प्रशिक, ये ओके ओके।